हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। हमारा जैसा कि तूफान बैच में हमने साइंस वन का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन कंप्लीट कर चुका है, तो हम अभी साइंस वन का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि ग्रेविटेशन तो फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे तूफान बैच ने आप लोग को मैथमेटिक्स का भी लेक्चर दे चुका है, जैसा कि हिस्ट्री का भी फर्स्ट सेकंड लेक्चर दे चुका है। तो अभी हम लोग सेकंड चैप्टर जो हमारा साइंस का है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। अभी हम लोग इसमें सब पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है इसके बारे में। मतलब इसमें क्या दिया है सबसे ज़्यादा कि हमारे इसमें दिया है, साइंटिस्ट लोग ने बताया पीरियोडिक टेबल के बारे में, उन्होंने इसके बारे में खोज की है, एलिमेंट्स की खोज की है, तो इसी के बारे में इन्होंने बताया है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की खोज कैसे हुई, कि कौन सा साइंटिस्ट आए, क्या किए। और इसके बाद हम लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि 2-3 साइंटिस्ट लोग आए हमारे, वो एलिमेंट्स के बारे में बताया और उसको पीरियोडिक मतलब कि उसको कैसे सेटल करें, कहाँ पे रखें, उन्होंने ये बताया। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अभी हम लोग देखेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में हमारे 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है, मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड। बट अगर ये हम लोग देखें आज से 100-150 साल पहले, मतलब सन 1800 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे? 30 एलिमेंट्स ओनली डिस्कवर थे। अभी देखो, ये जो नेक्स्ट साइंटिस्ट लोग आते थे पहले के ज़माने में, सन 1800 में 30 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। अभी ये एलिमेंट जो साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे थे ना, उन्होंने क्या सोचा कि ये जो एलिमेंट है उसको वो कहीं पे ऐसा स्पेसिफिक जगह पे रखेंगे। जैसे कि मान लो आप मार्केट पे जाते हो, मार्केट से आप लोग कपड़े लेते हो या फिर फ्रूट्स वगैरह लेते हो। अभी आप लोग भाजी लेते हो तो भाजी को अलग थैली में रखोगे और कपड़े जो रहेंगे अलग थैली में रखेंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि जो एलिमेंट्स रहेगा, जो जिसका प्रॉपर्टी ये सब सेम वगैरह रहेगा, तो वो एक ग्रुप में रखेंगे, और जिसका प्रॉपर्टी अलग रहेगा वो दूसरे ग्रुप में रखेंगे। तो वो एलिमेंट्स को अलग अलग जगह पे रखते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, उसको उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल। अभी हम लोग क्लास 9 में अगर हम लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें बताया गया है कि मेटल क्या होता है, मतलब कि जो भी एलिमेंट रहते हैं एस ब्लॉक में आते हैं तो उसको हम लोग मेटल कहते हैं। जो एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक में आते हैं वो मेटल रहते हैं, और जो एलिमेंट हमारे ना पी ब्लॉक में आते हैं वो नॉन मेटल रहते हैं। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल का डेफिनेशन दी है। बट अगर क्लास 10 के लेवल के पीरियोडिक टेबल के अंदर चले तो उसमें सीधे सीधे कहा गया कि जो एस ब्लॉक में आता है वो मेटल रहता है, और जो नॉन मेटल रहता है वो पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, और इसके बाद जब आया ना, इसके बाद एक और नाम आ गया मेटलॉइड्स। इसके बाद एक नाम और आ गया मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या है भैया? मेटलॉइड्स क्या है? जो ना मेटल और नॉन मेटल दोनों का नेचर रखता है, वो उसे मेटलॉइड्स कहते हैं। मतलब कि उसमें थोड़ा थोड़ा मेटल का रहता है, थोड़ा थोड़ा नॉन मेटल का नेचर रहता है, तो उसी को हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। मतलब कि मेटलॉइड्स क्या है ना, ये मेटल नॉन मेटल ये दोनों के जैसा थोड़ा सा बिहेवियर रखता है बस। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि हमारा आज के प्रेजेंट टाइम में दुनिया में पूरे 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर फिक्स हो चुका है। पीरियोडिक टेबल के अंदर बना के रख चुके हैं 118 एलिमेंट। और सन 1800 में हमारे पास 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और वो एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम रखा मेटल और नॉन मेटल। और मेटल किस में रखा गया? मेटल हमारा एस ब्लॉक में आता है और नॉन मेटल हमारा पी ब्लॉक में आता है। अब एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्या है भैया? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ना, अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। बड़ा सा एक चार्ट है पीरियोडिक टेबल, हमारा टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, वो हम लोग प्रिपेयरली अच्छे से बनाना सीखेंगे पहले, और उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, और भी आगे ब्लॉक्स आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये मतलब कि छोटे टॉपिक में दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमारे टेक्स्ट बुक में। अभी हम लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी साइंटिस्ट आए हमारे, अप्रोक्स 3 साइंटिस्ट, मेरे हिसाब से 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके बारे में बताया, और कुछ साइंटिस्ट फेल भी हुए, बट उन्होंने कोशिश तो की ना यार। ठीक है, तो हम लोग साइंटिस्ट के पाए तो उन्होंने क्या कहा, ये वाला समझा ना? ठीक है, मैं रफ कर दे रहा हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले साइंटिस्ट आते, हमारे टॉपिक एक है साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है? डॉबेर आइनर। ये साइंटिस्ट है ना, डॉबेर आइनर, इनका पूरा नाम क्या था?
वुल्फ गैंग करके था, वुल्फ गैंग। वुल्फ गैंग मतलब भेड़ियों का झुंड भैया, ऐसा मत समझो, उनका मतलब कि ऐसा नाम ही था कि वुल्फ गैंग डॉबरलाइनर, ठीक है। और उन्होंने ना ऐसे देखो कई सारे आप टेक्स्ट बुक वगैरह में पढ़े हो गए, जो भी साइंटिस्ट लोग रहते हैं ना लॉ वगैरह कुछ बनाते हैं ना, तो वो अपने नाम से लॉ रख देते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, इन्होंने एक लॉ बनाया, उसका नाम क्या रखा है, डॉबरलाइनर्स ट्रायड्स, ठीक है। तो जो इनका तो अभी हम लोग पूरा नाम नहीं, हमारे बुक में बस डॉबरलाइनर दिया है, ठीक है। तो ये जो डॉबरलाइनर सर थे ना, उन्होंने एक लॉ बनाया, और वो लॉ को ना वो अपने खुद के नाम पे एक ट्रायड नाम रख दिया। अब ट्रायड तो उनका नाम नहीं है ना, तो उनका सरनेम है। ट्रायड मतलब क्या होता है, थ्री मतलब 3, ट्रायड मतलब होता है 3, मतलब कि उन्होंने एलिमेंट को 3 रखा, ये उन्होंने बताया, इसीलिए उन्होंने अपने लॉ का नाम डॉबरलाइनर ट्रायड रखा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं डॉबरलाइनर ट्रायड उन्होंने क्या कहा। उन्होंने क्या किया कि वो जो सर थे डॉबरलाइनर सर, उन्होंने 3 एलिमेंट लिया। मान लीजिए हम लोग एलिमेंट ए, एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी, 3 एलिमेंट ले लिए, ये तीनों क्या एलिमेंट है, ठीक है। अभी तो मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, बट देखो ये ए बी सी, ये 3 एलिमेंट लिए उन्होंने क्या बोला कि ऐसा एलिमेंट, उन्होंने ऐसे सोच समझ के नहीं कोई एलिमेंट ले लिया, उन्होंने ये सोचा कि जिस एलिमेंट का ना केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाए। अभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भैया, देखो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि जो उसका केमिकल चेंज रहता है, मतलब कि H2O, ऐसे आप लोग हाइड्रोजन ये सब पढ़े होगे ना, H2O मतलब वाटर, मतलब कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो रहे सेम रहे। और सेकंड उन्होंने क्या बोला, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्या होता है भैया, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी डेंसिटी सेम हो, ये सब डेंसिटी वगैरह, टेम्परेचर, ये सब उसका सेम रहे। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम रहे, ठीक है। तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा एलिमेंट उन्होंने लिया जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो। और उन्होंने फिर क्या किया कि ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का तो एटॉमिक मास होता है ना भैया, एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, जो अभी पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है कि एलिमेंट का मास होता है। तो उन्होंने 3 ऐसे एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट लिए, और ये तीनों का पहले एटॉमिक मास लिया। एटॉमिक मास अभी मान लो, इसका एटॉमिक मास हम लोग x, इसका y, इसका z मान लेते हैं। अभी मैं अप्रॉक्स कर रहा हूँ, इसमें टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन है उसमें से एक भी नहीं करा रहा हूँ। अभी उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट पहले लिया जिसका बिहेवियर, नेचर वगैरह सब सेम हो, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट लिया, 3 एलिमेंट लिया उन्होंने फर्स्टली क्या किया, 3 एलिमेंट लिया, वो तीनों एलिमेंट का जो ना फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम थी। उन्होंने ऐसा रिसर्च किया कि ये तीनों की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद उन्होंने क्या तीनों का क्या रखा, एटॉमिक मास लिखा, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि ये जो तीनों का एटॉमिक मास है ना, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है भैया, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इसका एटॉमिक मास सबसे छोटा है, फिर इसका उससे थोड़ा बड़ा है, फिर इसका उससे भी बड़ा है, मतलब कि इसका सबसे बड़ा है। तो ऐसे ऐसे जिसका छोटा है वो पहले लिखेंगे, जिसका एटॉमिक मास क्या है छोटा है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जिसका उससे थोड़ा बड़ा है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा वाला यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम लोग इसके आगे तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि उन्होंने क्या लॉ बनाया था, डॉबरलाइनर ट्रायड्स। ट्रायड्स मतलब बस 3 एलिमेंट लिए थे उन्होंने। तो इसका एटॉमिक मास मान लीजिए x का एटॉमिक मास सबसे छोटा है, x फिर y फिर z, इसका हम लोग स्मॉल मानना है, इसका उससे थोड़ा बड़ा मानना है, इसका सबसे बड़ा मानना है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में उन्होंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखा, एटॉमिक मास पहले क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है सर। एटॉमिक मास मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिख रहा ना भैया, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर, देखो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज होता है, उसके अंदर प्लस चार्ज, और उसके बाहर जो होता है रिवॉल्व करते हैं उसको माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन है ना पॉजिटिव चार्ज है, प्लस जो न्यूट्रॉन है उसका, ठीक है। तो अभी हम लोग एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास ना यार हम लोग 7वीं में 8वीं में 9वीं में भी पढ़ चुके हैं, तो इतना हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने क्या लॉ बताया ये देखते हैं। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ ना, इनका लॉ जो लॉ बनाए थे इन्होंने, इनका लॉ फेल हो चुका है, बट इसको हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, तो इसके लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इसका एटॉमिक मास जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है,
फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो ये बी वाला मतलब कि बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मतलब कि वाई, बीच वाले का एटॉमिक मास ये दोनों बाजू बाजू वाले के मीन के बराबर होगा। मीन के बराबर मतलब क्या होता है भैया? मीन के बराबर मतलब दोनों को जोड़ने के बाद उसका आधा करोगे तो इसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। मतलब कि जो बी वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है ना, जो बी वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ये दोनों एटॉमिक मास के मीन के बराबर आएगा। मतलब कि x जो है इसका a का एटॉमिक मास x है और c का एटॉमिक मास z है, बाय 2 करेंगे तो ये दोनों का एटॉमिक मास क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब कि जो b वाला एलिमेंट है, b वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक मास ऑफ a प्लस एटॉमिक मास ऑफ C बाय 2। ठीक है, मीन या फिर एवरेज बोल लो। तो ये मीन हम लोग कहाँ पे पढ़े भैया? याद करो क्लास 9 के स्टैटिक्स में हम लोग मीन निकालना पड़े, जो कि फ्रीक्वेंसी टेबल ये सब दिया जाता है तो उसमें हम लोग को मीन निकालना रहता है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसी ABC नहीं रख लिया, इन्होंने 2-3 एलिमेंट को लेके भी उसके बाद इन्होंने अपना प्रूफ किया कि हाँ ये जो मैंने बात बोला ना एकदम सही है। ठीक है, तो अभी हम लोग इन पे चलते कि इन्होंने कौन से एलिमेंट लिए थे जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। ऐसे एलिमेंट इन्होंने लिए थे जिसका केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सेम था और उसके बाद इन्होंने उसके बाजू बाजू का मीन निकाला और सही में भाई उसके बीच वाले के बराबर निकल गया। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले इनका फर्स्ट क्वेश्चन। सही है भैया, डोवेनाइट डायक्स। अब इसमें क्या होता है जानते हो? इन्होंने 3 एलिमेंट लिए। कौन से एलिमेंट लिए भैया? इन्होंने लिथियम लिया, सोडियम लिया और कौन से लिया? पोटेशियम लिया। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है भैया, 3 है भैया। सोडियम 11 नंबर पे आता है और पोटेशियम 19 नंबर पे आता है। बट इन लोग के जो एटॉमिक नंबर है उससे तो हम लोग को कुछ करना नहीं, क्योंकि इन्होंने किस पे बताया? इनका एटॉमिक मास के ऊपर बताया। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग इनका एटॉमिक मास लिखेंगे। मतलब कि लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम क्या होता है भैया? 6.9। ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है भैया? 23। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। फर्स्टली क्या करते हैं हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो इसलिए हम लोग को इनके बारे में जो दिया था निकालना बहुत इजी हो जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम का क्या होता है? 39.1 ऐसा कुछ होता है। एटॉमिक मास ना फिक्स हो चुका है अभी। तो अभी हम लोग इनके जो इन्होंने ऐसा तीनों एलिमेंट इन्होंने ऐसी नहीं सोच के ये तीनों एलिमेंट लिया, इन्होंने ये तीनों एलिमेंट क्या देख के लिए जानते हो? इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो देगा ना, केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या होगा? सिमिलर होगा। इन्होंने पहले बहुत रिसर्च किया, इसीलिए इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया। इन्होंने देखा कि ये जो तीनों एलिमेंट है ये तीनों का ना केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सिमिलर आया, तो इसीलिए इन्होंने पहले इनका एटॉमिक मास लिखा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? एटॉमिक मास लिखा। अब फिर हमने क्या देखा कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास क्या होता है? लिथियम प्लस पोटेशियम बाय 2। हम लोग ने फर्स्ट वाले मतलब कि जैसे हम लोग डेरिवेशन में उसको हम लोग डेरिवेशन मान सकते हैं फर्स्ट वाला, जिसमें कि क्या देखे थे? ABC मतलब B वाला किसके बराबर था? A प्लस C बाय 2, मतलब कि लिथियम प्लस पोटेशियम बाय 2। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अब देखिए जो लिथियम है उसका एटॉमिक मास, मान लो हम लोग को सोडियम का एटॉमिक मास मालूम ही नहीं है। एटॉमिक मास हम लोग को सोडियम का मालूम नहीं है, हम लोग को सोडियम का एटॉमिक मास तो निकालना है। तो लिथियम का क्या होता है? 6.9 भैया मैं बोला। पोटेशियम का 39.1 बाय 2 मतलब कि 46 बाय 2 मतलब कि 23 सोडियम का एटॉमिक मास। हाँ भैया इन्होंने तो सही बात बोला कि जो लिथियम और पोटेशियम है वो दोनों के मीन के बराबर हमारा सोडियम का मास आ गया। इन्होंने तो एकदम सही बात बोला, तो इनका ड्रॉबैक कहाँ से आ गया? तो देखिए ऐसा ना इन्होंने बहुत कोशिश की और इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट ऐसे लिए जिसका कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, बट उसका जो आता है ना मीन,
वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर नहीं आता था, तो इसी के लिए उनका ये ड्रॉबैक हो गया, मतलब कि ये चल नहीं पाया। बट इन्होंने तो कोशिश की। अब जैसे ही इन्होंने कोशिश की उसके बाद इनका फेल हुआ, तो उसके बाद भाई दूसरे साइंटिस्ट की भी सटक गई। उन्होंने क्या बोला कि अभी ये डोवेनर सर तुम नहीं कर पाए ना, अब मैं करूँगा, जो तुम नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं अब इनके बाद ना दो साइंटिस्ट और आए, वो दोनों भी फेल हो गए, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की, बहुत कोशिश की। तो अभी डोवेनर ट्रायड्स इनके लिए इन्होंने मेहनत तो की, बट थोड़ा सा फेल हो गया, लेकिन इनके ऊपर तो भी अभी भी इनका जो लॉ है बुक में दिया गया, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी ना भाई। तुमने भी कोशिश करोगे ना, तुम्हारा भी नाम बुक पे आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इन्होंने जो दिया था इनके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में ना कम से कम 3-4 क्वेश्चन दिया है। उसमें क्या प्रूफ करना रहता है, बोर्ड में तो आता नहीं है, लेकिन तो भी उसमें क्या करना रहता है कि प्रूफ करना रहता है, प्रूफ दैट डोवेनर ट्रायड्स मतलब कि उसमें क्या प्रूफ करना रहता है कि ये जो उन्होंने ना क्या करते हैं, 3 एलिमेंट दे देते हैं ऐसा, उसका हम लोग को एटॉमिक मास बता देते हैं, बोलते हैं कि ये डोवेनर ट्रायड्स है कि नहीं, प्रूफ करके बताओ। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग आराम से कर लेना। जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा इतना नहीं पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि ये जानते हो इनका ड्रॉबैक हो गया था, तो भी इन्होंने कोशिश की। तो इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। अब कौन से साइंटिस्ट आते हैं भैया, न्यूलैंड साइंटिस्ट। टॉपिक हमारा कौन सा, टॉपिक भी आ गया न्यूलैंड। इनका नाम क्या था, न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड मतलब अभी आप लोग बोलेगा नया जमीन, बट इनका नाम ही ऐसा था। देखो जितने भी साइंटिस्ट आते हैं ना, उनका नाम ही अजीब रहता है यार। आज के जमाने में जितने नाम है ना, उससे हट के साइंटिस्ट लोग का नाम रहता है। तो ये जब भी इनका नाम रहता है ना, तो ये अपने नाम से ही लॉ बना देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी ऐसा लॉ बनाया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ये भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने ना ये साइंटिस्ट जो थे ना, ये बहुत ही हट के साइंटिस्ट थे। इनको म्यूजिक बहुत पसंद था यार। इन्होंने म्यूजिक के लॉ पे ही अपना, मतलब कि जो म्यूजिक के लॉ पे ही अपना जो एलिमेंट का था उसका टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। इनको म्यूजिक बहुत पसंद था ना, तो इसीलिए म्यूजिक सुनते सुनते इन्होंने एलिमेंट को कैसे रखना है, कौन से टेबल में रखना है, कौन से ग्रुप में रखना है, ये उन्होंने सोच लिया। और ये सोचा, सही सोचा, बट थोड़ा सा इनके लॉ में भी थोड़ा ड्रॉबैक आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इनके आगे चलते हैं। ये क्या थे, ये जो न्यूलैंड सर थे ना, ये इंग्लिश मान लो, मतलब कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा, इन्होंने इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा था, ये सब हो रहा था। और इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये इन्होंने क्या किया था, ये जो थे ना, इन्होंने अपने नाम पे ही लॉ बना दिया। और ये कौन से, इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, इंग्लिश के साइंटिस्ट थे भैया। ठीक है। और ये जब आए ना, ये कौन सी सन में आए, सन 1866 में। ये जब आए ना, तो इनके टाइम पे क्या हुआ, 56 या 57 ऐसी कुछ अप्रॉक्स एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, एलिमेंट्स। देखो हम लोग ने फर्स्ट टाइम क्या पढ़ा कि जब हमारा स्टार्टिंग, अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है भैया, 118 एलिमेंट है। और ये 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर फिक्स हो चुके हैं। और सन 1800 में क्या हुआ था, 30 एलिमेंट थे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो हम लोग को लगता है कि देखो जैसे जैसे हम लोग का साल बढ़ता गया, सन 1800 में 30 एलिमेंट थे, सन 1866 में हमारे 56 एलिमेंट हो गए। अभी देखो जैसे जैसे साल बढ़ता गया ना, साइंटिस्ट लोग की खोज बढ़ी हुई, और उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट थे ना और खोजने लगे, ठीक है। तो हम लोग ये अभी तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके इसको। तो जो न्यूलैंड सर थे, उन्होंने एक ऑक्टेव्स मतलब अभी आप लोग फिर सोचोगे कि ऑक्टेव्स उनका नाम है। उनका नाम तो ऑक्टेव्स नहीं है, उनका ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है जानते हो, 8, यानी कि 8। अभी देखो हमारे डोवेनर सर आए, उन्होंने ट्रायड्स नाम दिया, ट्रायड्स मतलब 3। और ये आया ना, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही लॉजिक लगाया और बोला ऑक्टेव्स मतलब 8, ठीक है। अभी हम लोग इनको चलते, सन 1866 में 56 एलिमेंट खोज हो चुका था। ये जो न्यूलैंड सर थे वो इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, ठीक है। अभी हम लोग ये देखते नहीं है। अभी इन्होंने क्या किया था, पहले फर्स्ट में हम लोग वो देखते हैं। फर्स्ट में इनका नाम रफ कर रहा हूँ, इसके लिए हम लोग को टेबल बनाना है, तो इसलिए मैं इनका नाम रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया जानते हो, मैंने तो आपको पहले बता दिया कि जो ये सर
न्यूलैंड सर थे ना, उनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था, तो इसीलिए वो इंग्लिश के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि जो हमारा म्यूजिकल नोट होता है सा रे गा मा, आप लोग सुने होगे ना सा रे गा मा पा धा नी नी, तो उन्होंने यही देखा कि उन्होंने पहले वो लिखा, पहले उन्होंने ना अपने टेबल पे, अपने दीवार पे, वॉल पे चिपकाया सा रे गा मा वाला, सा रे गा मा पा धा नी। ये कितने भैया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि उन्होंने कितना 7 ग्रुप बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप बनाया। वो इंग्लिश के साइंटिस्ट थे ना, तो अभी हम लोग क्या इंडिया में, हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो इंडिया में क्या बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी, लेकिन वो इंग्लिश के साइंटिस्ट थे ना, उसमें क्या डो रे मी ऐसी कुछ करके है, देखो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है डो रे मी ऐसी है, उनका इंग्लिश में लिखा है, बट हम लोग को इंग्लिश में नहीं जानना है क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग था और हमारा लैंग्वेज अलग है, तो हम लोग अपने म्यूजिकल नोट के हिसाब से देखेंगे। तो उन्होंने पहले 7 ग्रुप बनाए, 7 ग्रुप में क्या रखा कि अपना जो म्यूजिकल नोट था उन्होंने उसको रखा। और अभी मान लो आप ये सा रे गा मा वाला बोलते हो, एक बार बोल के देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, वापस से सा आ रहा है, मतलब कि अभी आप लोग सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस आप क्या बोलोगे सा, मतलब कि ये वापस से रिपीट हो रहा है हर 8वें सुर के बाद, 8वें सुर के बाद ना ये वापस से रिपीट हो रहा है, सा आ रहा है। देखो अभी आप लोग खुद ही बोल के देखो सा रे गा मा पा धा नी सा वापस आया, सा वापस आ रहा है। तो इन्होंने ऐसी ही कुछ लॉजिक लगाया। पहले देखो मैं बताऊं कि जब ये साइंटिस्ट आए ना, डॉबेना साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड साइंटिस्ट आए, ये जब आए ना, इनके टाइम पे तो एलिमेंट की खोज हो चुकी थी, बट इनके टाइम पे ना नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। नोबल गैस क्या है, जो नोबल गैस क्या होता है भैया, नोबल गैस क्या होता है, जो स्टेबल गैस हो, मतलब कि जो एलिमेंट है ना स्टेबल हो एकदम से, उससे दुनियादारी कुछ मतलब ही नहीं, वो एकदम स्टेबल है। स्टेबल मतलब कौन सा, अभी हम लोग अभी तो इसमें तो नहीं है, बट हम लोग पहले देख लेते हैं नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है भैया, हमारा हीलियम नोबल गैस है, नियॉन नोबल गैस है, आर्गन नोबल गैस है, क्रिप्टन नोबल गैस है, जेनॉन नोबल गैस है, रेडॉन है नोबल गैस, और लास्ट में हमारा कौन सा आता है, ऑर्गेनिज्म। ये जो 7 एलिमेंट है ना, ये स्टेबल एकदम से, इनको कुछ मतलब ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है इनका, क्योंकि जो इनका सेल है पूरा फुल्ली हो चुका है, ये एकदम स्टेबल हो चुके हैं, इसीलिए इनको नोबल गैस नाम दिया गया। तो जब ये हमारे कौन से साइंटिस्ट है, ये न्यूलैंड साइंटिस्ट, तो ये जब आया ना, तो इनके टाइम पे एक भी नोबल गैस था ही नहीं, तो इसी के लिए जो इनका जो टेबल बनाया गया इसमें नोबल गैस का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली इनके टेबल पे जाते हैं, इन्होंने टेबल में क्या कहा था, पहले इन्होंने 7 ग्रुप बनाए, जिसमें इन्होंने अब म्यूजिकल नोट लिखा, ठीक है, म्यूजिकल नोट लिखा, फिर म्यूजिकल नोट के हिसाब से इन्होंने अपना एलिमेंट पुट करते गए। यहाँ पे क्या लिखा इन्होंने, पूरे एलिमेंट लिखे, एलिमेंट्स में पहले कौन सा एलिमेंट लिखे, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, उसको फर्स्ट लिखे। अब भैया आप लोग बोलोगे हीलियम है, बट मैंने क्या बोला कि इनके टाइम पे हीलियम मतलब नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, तो इसीलिए आप लोग पहले हाइड्रोजन, हीलियम के बाद हीलियम नहीं लिखेंगे, लिथियम लिखेंगे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये देखो ये हमारा रिपीटेशन है, इसको हम लोग वापस निकालें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम को छोड़ के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब भैया आर्गन भी तो नोबल गैस है, आर्गन भी नहीं आएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये टेबल और भी दिया है, बट मैं अभी यहाँ तक ही लिख रहा हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि अभी हम लोग सारे गामा वाला गाते हैं, इसके हिसाब से अगर हर 8वां एलिमेंट वापस से सा आ रहा है, तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोग एलिमेंट को लिखे, जो हमारा एलिमेंट है ना उसको लिखे, तो फिर हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आता होगा ना, ये दोनों का क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। इन्होंने तो ये लॉजिक बहुत अच्छा लगाया। इन्होंने क्या बोला कि जो ये सारे गामा वाला लॉजिक है, आप लोग खुद बोल के देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, वापस से सा आ रहा है,
मतलब हर 8वें सुर के बाद वापस एक सुर रिपीट हो रहा है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हर 8वें एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट आएगा जो जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो भैया इन्होंने लॉजिक तो बहुत अच्छा लगाया, क्योंकि ये भाई म्यूजिक के बहुत एक्सपर्ट थे ना, म्यूजिक इनको बहुत अच्छा आता था। तो इन्होंने ऐसा कुछ किया और इन्होंने सोचा हाँ भाई ये सही होगा, और इनका ये सही भी हो गया। जो हमारा हाइड्रोजन था, फ्लोरीन, जो हाइड्रोजन था उसका फ्लोरीन के साथ जो केमिकल प्रॉपर्टी आता है सेम होता है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा किया, और फिर जब इन्होंने आगे बढ़ा, लिथियम देखा भाई, लिथियम नियॉन के साथ केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रहा है, बेरिलियम सोडियम के साथ केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रहा है। ये तो खुशी से उछल पड़े भाई, बोले मैं अब साइंटिस्ट, ऐसा साइंटिस्ट बनूंगा जो डोबेना सर को एकदम झटका दे दूंगा। डोबेना सर कुछ नहीं कर पाया ना, मैं इनसे अच्छा करके बताया हूँ, ये बहुत खुश हो गए भैया। इसके आगे भी एलिमेंट है ना, अभी देखो आप लोग को ना पहले ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग 50 तक एलिमेंट नेम याद करके रख लो। 50 नहीं 118 है ना, तुम लोग पूरा याद करके रख लो यार, तुम लोग रट्टू तो हो ही हो, स्कूल वाले पूरा रटा के रखते हैं, वही रट लेते हो। तो 118 याद करने में क्या जाता है तुमको, तो याद कर लो। और उसके बाद डोबेनस सर, न्यूलैंड सर, चाहे जो सर आए उनसे आपसे कोई मतलब नहीं, कोई टीचर उठा के पूछ दे, टीचर को बता दो एकदम से, टीचर भी शौक बच्चा कहाँ से पढ़ के आया है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जब ऐसा लॉजिक लगाए ना कि हर 8वें एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट रिपीट होता है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बहुत अच्छे से सोचा, और ऐसा सही में हुआ कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आता है उन लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम होता। अब ये इनका लॉ फेल हो गया। ये कैसे भैया, इनका लॉ कैसे फेल होगा, क्योंकि जानते हो हमारे पास इस टाइम पे शायद 63 एलिमेंट खोज हो चुके थे, 63 ऐसी कुछ एलिमेंट खोज हो चुके थे। और इन्होंने क्या किया कि जो है ना 7 पहले ग्रुप बनाए, और फिर 8 कॉलम बनाए, से नीचे से 8 पीरियड बनाए। मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट आ सकते थे, 7 8 जा 56 एलिमेंट आ सकते थे, ठीक है। बट जब 56 एलिमेंट इसके अंदर आ सकते थे, लेकिन एलिमेंट तो हमारे पास 63 था। तो इन्होंने क्या किया कि जानते हो, किसी किसी एलिमेंट में ना इन्होंने किसी किसी कॉलम में इन्होंने 2 एलिमेंट रख दिया। और जब ये एलिमेंट रखा तो भाई ये लॉ तो इनका तो थोड़ा लॉजिक फेल होगा ना, एक बॉक्स में 2 एलिमेंट, ऐसे ही हुआ। और इनका जो ये लॉजिक था ना कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आता उसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता। बट ये क्या हुआ जानते हो, ये जो ये वाला लॉ था ना कि हर 8वें एलिमेंट के बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी जितने भी एलिमेंट आते हैं उसका सेम रहता है, ये कहा तक तो जानते हो, बस कैल्शियम तक ही चला। इसके बाद जो भी एलिमेंट आते थे ना उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता ही नहीं था यार। कोई मेटल रहता था, कोई नॉन मेटल रहता था, तो उसमें मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ से सेम हो जाएगी। तो इसीलिए इनका भी ड्रॉबैक आ गया। इनका ड्रॉबैक क्या आया कि अब ये तो आगे बढ़ नहीं सकता। अब जैसे कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ इन्होंने निकल 2 रख दिया। भाई उनके पास तो स्पेस भी कम था, इसीलिए एक एलिमेंट को 2 बार में लिख दिया। तो इसीलिए इनका एक देखो कैल्शियम के साथ तो इसका ये दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है, नहीं सर। कोई भी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, उनका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा ही नहीं इसके साथ। अब इन्होंने इनका लॉजिक यही फेल हो गया। और जो इनका ये लॉजिक था सारे गामा वाला कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आता है वो उसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बट ये कहाँ तक चला, कैल्शियम के साथ चला। तो ये जो न्यूलैंड सर थे ना, उन्होंने क्या किया कि इनका लॉजिक एकदम से फेल हो गया। इनका पहले तो क्या हुआ कि इनका जो हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता भैया, ये तो बहुत खुश हो गए। बट क्या हुआ जानते हो, कैल्शियम तक ही चला। और इन्होंने और क्या सोचा कि अभी इनके पास तो प्लेस कम थी, इसीलिए 2 एलिमेंट एक साथ रख दिया। 2 एलिमेंट एक साथ रख दिया। अब कोई 2 एलिमेंट एक एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी सेम तो नहीं होगा, तो इसीलिए इनका जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाला लॉजिक था वो फेल हो गया। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ने अपने टेक्स्ट बुक के 3 टॉपिक को कवर कर चुका है, जिसका पहला नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरा हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जिनका नाम था डॉबेराइनर। उन्होंने अपना एक लॉ दिया था, उसका नाम उन्होंने रखा था डॉबेराइनर्स ट्रायड्स। और तीसरा हम लोग ने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जिनका नाम था न्यूलैंड।
और उन्होंने भी अपना एक ऑक्टेव्स वाला लॉ दिया था, उसको हम लोग ने कवर किया। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के ऊपर आते हैं, जिनका नाम था मेंडेलीव। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो दोस्तों ये पीरियोडिक लॉ में ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हमारे मेंडेलीव सर। इन्होंने ना एलिमेंट के बारे में सबसे अच्छा बताया है, और इन साइंटिस्ट से ज़्यादा अच्छे से बारे बताया उसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ये जो कवर कर चुके हैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो ये जो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ था ना, जो मेंडेलीव सर थे, इन्होंने अपने जो एलिमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बस इतना किया था कि जो न्यूलैंड सर थे ना, उन्होंने जो बताया उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके बताया। तो इनका जब एलिमेंट इनका खोज करना स्टार्ट कब हुआ था, सन 1869, मतलब 1869 से 1872 एडी में, ये उनके टाइम का ये था। उस टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था एलिमेंट के बारे में खोज करना। और फिर इन्होंने भी क्या कहा कि जो एलिमेंट है ना, उसको क्या क्या करें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, जैसा कि न्यूलैंड सर ने बताया था वैसे उन्होंने कहा। इस टाइम पे मेंडेलीव सर के टाइम पे टोटल कितने 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, डिस्कवर्ड। ठीक है, और इन्होंने भी क्या कहा था, इन्होंने भी कहा था कि जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स उसको किस में रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मीन्स कि जो एलिमेंट रहेगा उसका मास जिसका सबसे छोटा रहेगा वो पहले आएगा, फिर उसके बढ़ते क्रम में जैसा जैसा मास आएगा वैसा रखते जाएंगे। फिर हम लोग ने देखा था कि न्यूलैंड सर ने कहा था कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। बट इन मेंडेलीव सर आए ना, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट है उसका केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो। तो उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, कुछ फिक्स्ड समय के बाद जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी ना, एलिमेंट प्रॉपर्टीज, वो या तो रिपीट होते जाएगी, या तो कुछ समय के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीट होते जाएगी, रिपीट, या फिर डिक्रीजेस होते जाएगी, और इंक्रीजेस। ठीक है, जो न्यूलैंड सर ने कहा था कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, बट मेंडेलीव सर ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और इन्होंने ये जो ये मैंने लिखा है ना इतना, उसी का उन्होंने एक नाम दे दिया, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकता है। ये न्यूलैंड सर ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। इन्होंने जो मेंडेलीव सर ने क्या बताया कि जो न्यूलैंड सर थे उसी के बारे में थोड़ा मॉडिफाई करके बताया कि एलिमेंट्स को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे, और सेकंड कि जो एलिमेंट्स रहेगा ना, कुछ फिक्स इंटरवल के बाद, कुछ फिक्स समय के बाद उसकी प्रॉपर्टी या तो डिक्रीज होती जाएगी या तो इंक्रीज या फिर रिपीट होते जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा वो उसका प्रॉपर्टी सिमिलर हो। और उन्होंने उसके बाद इन्होंने एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स करके रखा, जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती ना वो एक ग्रुप में रखते गए। अभी हम लोग वो ग्रुप देखेंगे, और फिर उस ग्रुप के हिसाब से उन्होंने बताया कि उस ग्रुप के अंदर वैलेंसी जो है ना, उस सबकी उसी जितना एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर भरे हैं उसकी वैलेंसी सबकी सेम होगी, उन्होंने ऐसा बताया। और अभी हम लोग उनका टेबल देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। मेंडेलीव सर ने पहले उनके टाइम पे कितने 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और फिर वो कब से स्टार्ट किए थे, 1869 से 1872। और उन्होंने भी क्या किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा, और उसके बाद
कुछ फिक्स इंटरवल के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी या तो उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी या तो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। ठीक है, उसी का उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन करके नाम दिया। तो ये सब हम लोग ने देख लिया। ये हमारा मेन नहीं, हमारा इनका क्या है, पीरियोडिक, मेनली पीरियोडिक लॉ, मतलब कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बना के दिया था हम लोग वो देखेंगे। और उसी में पीरियोडिक टेबल में कुछ उनकी अच्छाई थी, कुछ बुराई थी। मतलब कि इनका भी जो टेबल था वो थोड़ा फुल्ली डेवलप नहीं हुआ, इनका भी थोड़ा सा उसमें ड्रॉबैक आया। बट थोड़ा सा साइंटिस्ट लोग ने देखा कि इन्होंने सबसे अच्छा किया, डॉबेनर सर से भी अच्छा किया और हमारे न्यूलैंड सर थे उनसे भी ज़्यादा कोशिश की। ठीक है, तो हम लोग साइंटिस्ट मेंडलीव सर के बारे में पढ़ेगा और इनका पीरियोडिक टेबल अभी भी चलता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इनके पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम लोग क्या देखेंगे कि जब ये मेंडलीव सर थे उन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया था खुद का, हम लोग वो देखेंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इनके टाइम पे क्या था, नोबल गैसेस नए डिस्कवर हुए थे। नोबल गैसेस अनडिस्कवर्ड, नोबल गैसेस मैंने बताया। नोबल गैसेस क्या थे इस टाइम पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हमारे 7 नोबल गैसेस है, जिसमें से हमारा पहला क्या था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिजॉन। इसमें से जो इन्होंने जो टेबल बनाया था ना उस टाइप पे, उस टेबल में ना क्या था कि इसमें से जितने भी नोबल गैसेस है ना उसमें से एक भी नहीं थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे उनके जो उन्होंने मेरिट्स, मतलब कि फीचर बताया था। इसमें मैंने क्या बोला कि हम लोग उसका टेबल देखेंगे और उसके बाद उसकी कुछ अच्छाई और बुराई, यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स और डिमेरिट्स में, मेरिट्स में इनका ये भी रोल था कि उन्होंने नोबल गैस को भी जगह दी थी। ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्या हुआ कि जो ये टेबल बनाया ना उन्होंने पहले क्या किया कि 8 वर्टिकल कॉलम्स लिए, 8 वर्टिकल कॉलम्स, उसका उन्होंने नाम रख दिया ग्रुप। पहले हम लोग 8 वर्टिकल कॉलम्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम्स। वो 8 वर्टिकल कॉलम्स का उन्होंने क्या नाम दिया था, ग्रुप। यानी कि ये कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। ठीक है, उन्होंने ग्रुप्स बनाया और फिर उन्होंने हॉरिजॉन्टली भी बनाया। कितने, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल उन्होंने रोज बनाया। उसका नाम उन्होंने क्या रखा, पीरियड। ठीक है, हम लोग 7 हॉरिजॉन्टल रोज ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब उन्होंने फर्स्ट क्या किया कि जिसमें इसमें एलिमेंट कितने थे, इनके टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 63 एलिमेंट्स थे। और जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स जितने भी थे उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा। मतलब कि जिसका एटॉमिक मास एकदम हल्का रहेगा वो पहले आएगा, फिर उसके बड़ा बड़ा आते जाएगा। तो उन्होंने ऐसे करके एलिमेंट्स को रखा। मतलब कि हाइड्रोजन सबसे हल्का, उन्होंने पहले हाइड्रोजन को रखा। और हीलियम नोबल गैस है ना, तो उस टाइम पे नोबल गैसेस नहीं थे, तो लिथियम आया, बेरिलियम आया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उन्होंने क्या किया कि जानते हो, ये ग्रुप 1 2 उन्होंने ऐसी ग्रुप नहीं बनाया कि उसके नीचे नीचे एलिमेंट रखते गए। उन्होंने क्या सोचा कि जो ये एलिमेंट्स है ना उसको ग्रुप के नीचे, मतलब कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ना उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, उस हिसाब से इन्होंने उसको अरेंज किया था। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को वहाँ पे क्यों नहीं रखा, फ्लोरीन को यहाँ पे क्यों रखा। उन्होंने क्या किया कि देखा कि हाइड्रोजन, लिथियम, फ्लोरीन ये सब का क्या आ रहा था,
केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है, इसीलिए उन्होंने उसको ग्रुप में रखा, एक ग्रुप में रखा। और लास्ट वाले ग्रुप में क्या उन्होंने, लास्ट वाला ग्रुप जो है इसमें वैलेंसी उन्होंने, वैलेंसी तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में, क्लास 9th में या फिर 8th में हम लोग पढ़े वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे उसमें से अगर वो देना चाहेगा तो प्लस प्लस में आएगा और लेना चाहेगा तो माइनस में आएगा वैलेंसी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हर एक ग्रुप का पर्सनल वैलेंसी भी बताया, और उस ग्रुप का उन्होंने क्या बताया, वैलेंसी बताया। जैसे कि उन्होंने कहा कि फर्स्ट वाले ग्रुप का वैलेंसी 1 होगा, सेकंड वाले ग्रुप का वैलेंसी 2, थर्ड वाले का 3, फोर्थ वाले का 4 और फिफ्थ वाले का 3 वैलेंसी होगा। जितने भी एलिमेंट है सबका 3 होगा, और सिक्स वाले एलिमेंट का 2 और सेवन्थ वाले एलिमेंट का 1, और इनका उन्होंने नहीं खोज कर पाया। ठीक है, वैलेंसी हम लोग ने देख लिया। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया कि 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिसका नाम उन्होंने ग्रुप्स रखा, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए उसका नाम उन्होंने पीरियड रखा। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स है ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा, जिसका एटॉम मास सबसे हल्का रहेगा उसको पहले रखा, फिर उसके बाद में ऐसे रखते गए। जिसकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर मिलती है, जिसकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर मिलती है वो उसको ग्रुप में रख देते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम लोग इस टेबल में लेफ्ट से राइट में जाएंगे, मतलब कि इस टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ये जो एलिमेंट है ना इधर पे मेटल रहेगा, मेटल से नॉन मेटल में बदलते जाएगा जितना जितना हम लोग राइट में, लेफ्ट से राइट में आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका अच्छे से टेबल बना के इनका मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। इसका मैं अच्छे से टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, और उसका हम लोग मेरिट्स यानी कि उन्होंने इस टेबल में जो बताई अच्छाई वो पढ़ेंगे, और जो इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया वो पढ़ेंगे। बट इनका थोड़ा सा सक्सेस हुआ, इतना भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने डॉवेनर सर और न्यूलैंड सर से अच्छा करके दिखाया। ठीक है, तो अभी हम लोग इनका टेबल बनाते हैं। तो फर्स्टली हम लोगों ने क्या देखा कि इनके पीरियोडिक टेबल में इन्होंने जो बताया था ग्रुप 8 तक बनाया और 7 पीरियड बनाया, इसकी वैलेंसी हम लोगों ने देखी। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या इसकी मेरिट्स मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स यानी कि क्या, मतलब कि उनके जो पीरियोडिक टेबल में था ना उसमें क्या अच्छाई थी, तो उन्होंने ये बताया था। इसमें क्या अच्छाई, तो इन्होंने ना जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर मिलती उसको एक ग्रुप में रखा। तो इनकी क्या सबसे बड़ी अच्छाई थी, यही थी कि उनके दिमाग में यह आया कि जिसकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर आए ना उसको एक ग्रुप में रखा जाए। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट क्या किया कि ग्रुपिंग of similar properties elements, जिसका मतलब कि उन्होंने जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर मिलती है उसको एक ग्रुप में रखा। तो ये भी इनकी एक मेरिट्स है ना, तो इन्होंने ये सोचा कि जिसकी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर मिली जाए उसको हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, और इनका सेकंड क्या है, सेकंड मेरिट्स क्या है, इन्होंने क्या सोचा जानते हो कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे देखो खाली है, बॉक्स खाली है, आप लोग सोचोगे खाली क्यों है, तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो हमारा कैल्शियम है ना और ये हमारा वेनेडियम है, ठीक है, इसकी और इसके एटॉमिक मास की दूरी ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसकी और इसकी एटॉमिक मास में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया था। तो उन्होंने क्या सोचा कि इतना बड़ा मास का डिफरेंस यानी कि इसके बीच में कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। वो एलिमेंट होगा, सोचो एक बार कि जो कैल्शियम है और वेनेडियम है इन लोग का एटॉमिक मास बहुत दूर दूर तक है। इसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि इसके बीच में भी कोई एक एलिमेंट्स होगा जो वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको गैप छोड़ दिया। बाद में वो सोचे कि वो डिस्कवर होगा तो वहाँ पे लिखा जाएगा। उनके पास इतना दिमाग था कि इनके बीच में एक एलिमेंट्स आएगा, इसलिए उन्होंने उसके लिए प्लेस छोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि गैपिंग कर दिया। गैपिंग कर दिया, ठीक है,
उन्होंने एलिमेंट्स के बीच में गैपिंग कर दिया, बट जब बाद में उन्होंने और सोचा फिर उसके बाद उसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा वो देखा गया। उसमें क्या हुआ कि देखो जो इसमें ग्रुप में पहले क्या हुआ कि जिस इस ग्रुप में मतलब कि इसमें सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, तो उन्होंने सोचा कि ये जो एलिमेंट होगा, आने वाला एलिमेंट जो होगा वो एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। इसीलिए उन्होंने तीसरा क्या बताया मेरिट्स, कि ये जो ग्रुप थर्ड में एल्यूमिनियम है, इसके नीचे जो आएगा ना उसको एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा, उसी का उन्होंने नाम क्या दिया, इक्का एल्यूमिनियम। मीन्स कि जो एल्यूमिनियम है ना, इक्का एक संस्कृत का लैंग्वेज है, ठीक है, उसको एल्यूमिनियम के नाम लेके रखा गया है। तो बाद में अभी चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इक्का तो नाम नहीं आएगा बट एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, और सेकंड ये भी बॉक्स खाली है, ये सिलिकॉन के जैसा मैच कर रहा है ना, ये सिलिकॉन की प्रॉपर्टी से सिमिलर दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, ये सिलिकॉन की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, उन्होंने इसका नाम रख दिया इक्का सिलिकॉन। बट अभी आज के हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे इक्का नाम तो आता नहीं है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन पर नाम आएगा लेकिन इक्का नाम नहीं आएगा। तो अभी के पीरियोडिक टेबल में उसको क्या नाम दे दिया है, गैलियम और जर्मेनियम, गैलियम जर्मेनियम। ठीक है, तब उन्होंने जो इक्का नाम वर्ड किया था ना संस्कृत का, उसको उन्होंने हटा के फिर इधर पे क्या नाम आ गया, गैलियम, और यहाँ पे आ गया जर्मेनियम। ठीक है, इनका ये जो मेरिट्स नंबर 3 था। उन्होंने फर्स्टली क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर मिलती है उसको एक ग्रुप में रखा। सेकंड उन्होंने क्या किया कि उसके लिए गैपिंग छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने गैपिंग छोड़ दिया कि उसके एटॉमिक मास की जो दूरी आई थी वो ज़्यादा दूर दूर तक थी, इसीलिए उसके बीच में उन्होंने सोचा कि एक और एलिमेंट आ सकता है, तो उन्होंने उस एलिमेंट के लिए गैप छोड़ दिया और बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर भी हुआ। उन्होंने क्या सोचा कि वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करता होगा और सही में वो मैच भी कर गया, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी से मैच कर गया, इसीलिए उसका नाम गैलियम और जर्मेनियम रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेरिट्स नंबर 3। और उन्होंने एक नाम दिया था मेरिट्स नंबर 4, क्या था, तीसरा चौथा इनका क्या था कि इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने क्या कहा कि जो एटॉमिक मास है ना, पहले जमाने में जो एटॉमिक मास था ना उसको कुछ अलग माना जाता था, इसीलिए इन्होंने कुछ एलिमेंट की एटॉमिक मास को करेक्शन किया, जैसे कि इन्होंने करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, इसमें क्या करेक्शन किया कि ये जो हमारा बेरिलियम था पहले इसके एटॉमिक मास को कुछ 14.09 माना जाता था। ठीक है, इसको 14.09 माना जाता था, तो फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से रखे तो ये बोरॉन के बाद आना चाहिए था। ठीक है, तब पीरियोडिक टेबल में इसमें क्या होता कि यहाँ पे कार्बन की जगह बोरॉन आ जाता है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास इससे ज़्यादा रहेगा बेरिलियम से, बोरॉन से, तो उधर पे जाता। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जो मेंडलीव सर था ना उन्होंने गौर किया और देखा कि बोरॉन का जो एटॉमिक, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 है, तो इसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि इसका जो एटॉमिक मास उन्होंने बहुत डिस्कवर किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि जो बेरिलियम है ना उसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 के बाद पॉइंट में आएगा, ठीक है चलेगा उतना। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उसके बाद जो बोरॉन है ना उसके पहले बेरिलियम को पुट रखा अपने पीरियोडिक टेबल में। तो ये तो सही में था कि बेरिलियम जो है बोरॉन से थोड़ा हल्का है, उन्होंने ये गौर किया, तो इसीलिए उन्होंने कार्बन की जगह पे ना रख के उसको बोरॉन से पहले रखा। उन्होंने क्या किया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, मतलब जिस एलिमेंट, सिर्फ बेरिलियम के साथ ऐसा नहीं हुआ था, 2-3 एलिमेंट्स और थे जिसके साथ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि जो एटॉमिक मास है ना उसको करेक्ट करके अपने पीरियोडिक टेबल में रखा। ठीक है, तो ये इनके 4 मेरिट्स हैं, हम लोग ने चारों पढ़ चुका है। ठीक है, अभी हम लोग इनके डी मेरिट्स पे जाते हैं, मतलब कि इसकी बुराई क्या थी। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं डी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उनकी क्या क्या मतलब बुराई क्या आई थी, उन्होंने इसकी वजह से उनका सक्सेस नहीं हुआ है टेबल, बट थोड़ा बहुत उन्होंने क्या किया था। उसमें क्या है, डी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव
पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो उनका सबसे पहला डीमेरिट्स क्या था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे ले लिए थे ना ग्रुप में। एक ग्रुप मैंने बताया कि उन्होंने क्या कहा था, ग्रुप इसलिए लिए थे उन्होंने क्योंकि जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उसको उन्होंने ग्रुप में रखा था। बट क्या किया उन्होंने, कुछ ऐसे एलिमेंट्स ले लिए ना जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर नहीं थी, उसको भी ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया कि कोई ऐसी एलिमेंट्स की ग्रुप ले ली, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में हम देखें तो ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है इनकी प्रॉपर्टी तो सिमिलर नहीं है ना। ये लिथियम क्या है, ये सोडियम, इन लोग की वैलेंसी सेम हो सकती है, हाँ वैलेंसी सेम है, पर इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रुपिंग कर दिया इसका डिसिमिलर एलिमेंट्स का, ठीक है। तो उनका ये डीमेरिट्स नंबर 1 हो गया। अब डीमेरिट्स नंबर 2 क्या कर दिया इन्होंने, कुछ ऐसे एलिमेंट्स का इन्होंने ग्रुपिंग कर दिया ना, कुछ ऐसे एलिमेंट को इन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो ये ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है, इसमें से कुछ एलिमेंट इसके सिमिलर मिल रहे लेकिन इन दोनों की ग्रुपिंग अलग अलग हो गई है, तो इसीलिए इसको माना जाएगा कि इन दोनों का कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं, मतलब कि ये दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। ग्रुप में होता तो हम लोग सिमिलर मानते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ग्रुप नहीं किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज नो ग्रुपिंग, मतलब कि इन्होंने सिमिलर जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मिलती उसको ग्रुप नहीं किया, कुछ ऐसे एलिमेंट थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेरिट नंबर 3, दिस मेरिट्स नंबर 3। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है भैया, देखो इन्होंने पहले क्या बताया कि ग्रुपिंग और डिसिमिलर एलिमेंट्स, मतलब कि जिस भी एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की, ऐसे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की जिसका जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी वो सिमिलर नहीं है, प्रॉपर्टीज डिसिमिलर है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े कि प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को रख दिया कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम है बट उसको अलग ग्रुप में रख दिया भैया, ठीक है। इन्होंने इतना किया। हम लोग मेरिट नंबर 3 पढ़ते हैं, डिसमेरिट्स नंबर 3, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने तीसरा क्या बताया कि जैसे हम लोग क्लास 9th या फिर 8th में पढ़े थे, एक आइसोटोप्स और एक आइसोबार्स था, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है भैया, आइसोटोप्स हम लोग क्लास 8th में पढ़े थे। आइसोटोप्स में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर, मीन्स कोई भी एलिमेंट है वो सेम है, सेम एटॉमिक नंबर या फिर एलिमेंट बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। उसका एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स रहेगा या फिर जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो सिमिलर रहेगा लेकिन उसका एटॉमिक मास अलग होगा। जैसे हम लोग ले लेते कार्बन 6, कार्बन 12, ऐसे कार्बन होते हैं और भी कोई होते हैं, हाइड्रोजन 1 2 3, ठीक है। ये क्या है कि इसकी जो एटॉमिक नंबर या फिर एलिमेंट है वो सेम है बट इसका एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो इनके टेबल के हिसाब से क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा था कि जो भी एलिमेंट रहेगा, जैसे कार्बन 6 और 12 है, कार्बन 6 और 12 मीन्स की जो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का एटॉमिक मास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए, मतलब कि पहले कार्बन 6 आएगा उसके बाद कार्बन 12 आएगा। इस यहाँ पे कार्बन 6 आना चाहिए, यहाँ पे कार्बन 12 आना चाहिए आइसोटोप्स के हिसाब से, जैसा उन्होंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बस ऐसा। बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। आइसोटोप्स का इनमें सबसे बड़ा फॉल्ट आया कि जब इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, जैसे कि हाइड्रोजन 1 2 3, मतलब यहाँ पे आना चाहिए क्या, हाइड्रोजन 1 2 3, मीन्स इनका सबसे बड़ा फॉल्ट किस में आया, आइसोटोप्स में आया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो आइसोटोप्स है ना उसका अलग प्लेस तो छोड़ना चाहिए था, या फिर इन्होंने देखो कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 6 है, कार्बन 12 आना चाहिए यहाँ पे, फिर नाइट्रोजन यहाँ पे आना चाहिए, तो इनका ये बड़ा फॉल्ट निकला, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि मेंडलीव के मेरिट्स और डीमेरिट्स और मेंडलीव का टेबल पढ़ा, ठीक है।
अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब कि जो आज के टाइम पे पीरियोडिक टेबल चल रहा है, जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है पूरे। और इसके पहले हम लोग ने क्लास 8th का 9th का कुछ देखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, ये सब हम लोग देखेंगे। वैलेंस सेल या फिर वैलेंसी निकालना, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो हम लोग इजीली बनाएंगे। अगर मान लो पेपर में तो आएगा नहीं, अगर मान लो वो टेबल पेपर में बनाने को आ गया तो आपके पूरे उसमें से मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको रफ करते हैं। डी मेरिट्स और मेरिट्स पढ़ लिए मेंडलीव के, 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिए, डॉबेनर सर, न्यूलैंड सर और मेंडलीव सर, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीधा क्लास 9 का कुछ रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, ये हमारे बुक में दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें सबसे मेन है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी जितने एलिमेंट्स है ना, 118 एलिमेंट्स है इस टाइम पे, और हम लोग को उसमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 एलिमेंट्स हम लोग लर्न कर लेंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग अगर मान लो बोर्ड में या फिर बस उस एलिमेंट्स का नाम दे दिया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, तो इसके लिए हम लोग को उसका एटॉमिक नंबर चाहिए ना, कितना एटॉमिक नंबर है। तो इसके लिए हम लोग को पहले लर्न करना पड़ेगा। या फिर मैं इसको लिखा दूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि एटॉमिक नंबर लिखा दूँ पूरा, 118 नहीं लिखाऊंगा, चलो नहीं लिखते, ये हमारे बुक में दिया है, हम लोग देख लेंगे। इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना, उसके अंदर मैं लिख दूंगा 118 पूरा, ठीक है। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको क्या क्या पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको अभी तो नहीं, हमारे क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे सेल में आता है, बॉक्स वाला, ऐसे बॉक्स करके आता है, n=1 ऐसी बॉक्स में रहता है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसमें अगर हम लोग उस हिसाब से करें ना, उसमें पूरा उसमें बता देगा कि कौन से ग्रुप में है, कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, उसका पीरियड बता देगा। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस इसमें हम लोग के क्लास 10th लेवल में जैसा हम लोग सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, मतलब कि ऐसा इसमें एलिमेंट्स भरना, इसको के एल एम ऐसा सेल बोलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें के एल एम एन करके दिया, बट हमारे उसमें उस वाले पीरियोडिक उस वाले कॉन्फ़िगरेशन में कैसा दिया है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ब्लॉक करके दिया है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का निकालना सीखेंगे, वो तो हम लोग क्लास 9 में वैसे ही सीख गए, बस थोड़ा सा रिवीजन चालू है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा जो फर्स्ट वाला सेल है, फर्स्ट सेल, उसके अंदर हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड सेल में क्या हम लोग करते हैं, सेकंड सेल में कितने एलिमेंट्स भरते हैं भैया, 8 एलिमेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड सेल में अब उसके हिसाब से हम लोग अपने इस हिसाब से, इसके हिसाब से पूरे जो हमारा सर्कल वाला है उसके हिसाब से हम लोग वापस 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बट अगर हम लोग उस टेबल के हिसाब से देखने जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आते हैं, ठीक है। पहले हम लोग 2 8 8 ऐसा भरेंगे। फोर्थ सेल में कितना है, ऐसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखते हैं। अगर हम लोग उस वाला सीख लेंगे ना, आगे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वाला इजी हो लगेगा। तो हम लोग सबसे, हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है कि पोटेशियम का या फिर आर्गन का, ये स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताया है, और इसके हिसाब से हम लोग पता कर लेंगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। अब भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे हैं। अब मान लो मुझे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोटेशियम हमारा बीच में देगा, ये पोटेशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना देगा। तो जैसे कि हम लोग ने देखा, फर्स्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब हमारा सेकंड सेल आता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फुल हो गया, तो हम लोग उसको सेकंड सेल यूज़ करेंगे। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं भैया, 1 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने हुए हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी हमारे पास कितने बचे, पोटेशियम कितने नंबर पे आता है,
पोटेशियम 90 नंबर पे आता है। ठीक है, ये हम लोग को लर्न करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। अब हम लोग के कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हमारे पास कितने, अभी इसमें थर्ड सेल आ गया, थर्ड सेल में कितने भरेंगे, फिर 8 भरेंगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी हमारे पास कितने, 8 8 16 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अभी तो हमारे पास आर्गन तक बस पहुंचे। पोटेशियम के लिए एक और चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में वापस लेंगे। लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में है देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर सेल। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो या फिर सेल बोल दो। ठीक है, तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। मैंने आपको नहीं बताया कि 2 8 8 16, इसमें कितना आते हैं, फोर्थ वाले में 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें हम लोग उतने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिल कर दिए हम लोग ने। अब हमारे टेक्स्ट बुक में तो ज़्यादा बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं दिया है, इसको हम लोग के सेल बोलते हैं, LMN। अगर देखो हम लोग क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़े थे 2n²। अब भैया ये कहाँ यूज़ होगा, हम लोग पढ़े थे ना कि मतलब जो भी इसमें देखो फर्स्ट वाला सेल है 2 इंटू n का स्क्वायर, मतलब सेल का स्क्वायर, जितने सेल है उसका स्क्वायर, उस सेल को ही n बोला है। अगर मान लो फर्स्ट सेल रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट सेल, ये कहाँ से आया आप लोग बोलोगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2, मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ऐसे हम लोग सेकेंड का देखेंगे, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2n का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेकेंड सेल में आ सकते हैं। ऐसे हम लोग करते करते फोर्थ का निकालते हैं। चलो भैया फोर्थ का निकालते हैं, 2 इंटू, आपने फोर्थ का नहीं बताया, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 5 16 16 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फोर्थ वाले सेल में। क्लियर है, तो अभी देखो हम लोग ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते हैं, उसका हम लोग ने फॉर्मूला देखा ना। अभी आप लोग बोलोगे कि मैंने अभी आप लोग को इसके पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, कहाँ से आया कि इसके अंदर इतना इलेक्ट्रॉन्स बनना है, तो उस फॉर्मूले की वजह से आया। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अभी इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम लोग ने ये पढ़ लिया। अभी इसके अंदर क्या है, इसको KLMN ये भी पढ़ लिया। अब इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरा। अब इसमें क्या आता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड अभी हम लोग ने पढ़ा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसी कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। कोवैलेंट बॉन्ड भैया, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जो पूरा पूरा दे या फिर ले दे। ठीक है, तो हम लोग इस पे नहीं पढ़ते। अब हम लोग चलते हैं हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब कि हमारा जो आज के समय पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग फुल्ली बनाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। अभी हम लोग एक और एलिमेंट हम लोग शायद कर ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो कर लेते हैं। आप लोग को एक बात बताना बाकी रह गया इसके अंदर। भाई मान लो हम लोग क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाले Al। ठीक है, फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए भैया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है भैया, 13 नंबर पे आता है। सेकेंड वाला सेल यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3। देखो अभी क्या हो गया, हमारा 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में बच गया। हमारे मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3। अब इसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं भैया, वैलेंसी देख के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के वैलेंसी कैसे निकाला जाए। अभी मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अगर मान लो ये एल्यूमिनियम किसी भी एटम को अपनी ये आउटर मोस्ट सेल के एलिमेंट्स को दे रहा है, तो फिर अगर वो दे रहा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा या फिर प्लस दिया जाएगा। ठीक है, या फिर वो ले रहा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, मतलब कि वो ले रहा है किसी से उधार ले रहा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बैलेंसिंग का खेल है, इतना हम लोग को समझ गया। अभी सेकंड हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे देखो कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर 1s2 2 ऐसे कुछ दिया रहता है। अब भैया हम लोग को समझता नहीं है,
इसमें इसका क्या मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट सेल है ना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, सेकेंड सेल आता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s2। ठीक है, सेकेंड ये सेल है, सेकेंड सेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और ये जो हमारा फर्स्ट सेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे। ठीक है, अब हमारा आता है 2p6। अब भैया यहाँ पे p कहाँ से आ गया, इसके बाद भी आता है भैया 2p6 पर 3s2 3p6 ऐसे आता है। अभी आप लोग बोलोगे यहाँ पे s के बाद s आया, हाँ s मान लिया हम लोग। p कहाँ से आ गया, अब p निकालने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा कि वो जो एलिमेंट है उसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11th वाला निकाले तो उसके अंदर हम लोग को इजीली समझेगा। इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सेकंड वाले सेल के अंदर 2। अब थर्ड वाले जो पी ब्लॉक है उसके अंदर आ रहा है पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक के अंदर है, एस दिया है, एस ब्लॉक के अंदर है, ये पी ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, अब ब्लॉक वाला हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये वाला अभी खेल समझ में आ जाएगा। ये हम लोग अभी देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो, तो फ्रेंड्स अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारा जो वीडियो है ना अभी 1 आवर से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग सेकंड लेक्चर बनाते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का एक सेकंड लेक्चर बनाते हैं जिसमें आप लोग को डीपली समझाएंगे उसमें क्या है। तो हम लोग इससे पहले कि 1-2 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और कर लेते हैं ना यार, उसका हम लोग आपको एक क्वेश्चन भी दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मान लो हम लोग फिर वापस से एक नियॉन का ले लेते हैं। नियॉन क्या है हमारा 10 नंबर पे आता है। ठीक है, ये नियॉन क्या है, नोबल गैस। तो दोस्तों गुस्सा मत होइए, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, 10 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा सेल वाला, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा नियॉन आ गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इजी हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 to 10, मतलब कि नियॉन तो फुल्ली फिल्ड हो गया। ठीक है, इसके लिए हम लोग को नियॉन को नोबल गैस बोलते हैं, जो कि क्या होता है, फुल फिल होता है, फुल फिल। ठीक है, इसको फुलफिल बोला जाता है, फुलफिल्ड बोला जाता है। अब ये नियॉन क्या हमारा फुलफिल है। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या लिखेंगे, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे 2 8। ठीक है, ये हमारे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और क्योंकि ये फुलफिल है इसीलिए इसका क्या है, इसको क्या बोला गया, नोबल गैस बोला गया। मतलब कि ये पूरा स्टेबल है, इससे कोई किसी एलिमेंट को मतलब नहीं है। तो हमारा ये लेक्चर खत्म होते हुए अब हम लोग सेकंड क्या करेंगे कि एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें क्या, उसमें लेक्चर नंबर 2 नहीं बोला जाएगा, उसको हम लोग बस बोलेंगे कि हाउ टू मेक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग कैसे बनाए वो भी इजीली, और उसको बेस्ट तरीके से हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसका हर एक एलिमेंट्स आपको याद कराऊंगा, जो कि एलिमेंट्स मैं यहाँ पे खुद लिख कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए सी यू, बाय बाय, टाटा।